हेलो एवरीवन। क्लास 8 की साइंस की क्लास में आज हम लेने जा रहे हैं चैप्टर 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। पार्ट 1 जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देखें, जिससे कि इसका बेसिक फिनोमिना आपको समझ में आ जाए और आप आगे की ओर बढ़ सकें। तो देखिए, पार्ट 1 में एक बार फटाफट से बता देती हूँ कि पार्ट 1 में हमने क्या क्या देखा था। इस चैप्टर में हमने सीखा था पार्ट 1 में फैब्रिक, यानी कि जो कपड़े होते हैं वो फाइबर्स से बनाए जाते हैं। कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो मानव निर्मित यानी कि सिंथेटिक होते हैं। तो जो पिछली क्लासेस हैं जिनमें हमने प्राकृतिक रेशों के बारे में स्टडी कर ली थी, तो इस चैप्टर में हमने संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ना है। संश्लेषित रेशों में मानव निर्मित रेशों में हमें देखना था इस चैप्टर में नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, इनके बारे में आपको डिस्कस करना है। ओके, तो सबसे पहले हमने ये देख लिया था पार्ट 1 में कि ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो एक्चुअली में बनते किससे हैं। तो देखिए, ये जो बनते हैं वो पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसे हम बहुलकीकरण कहते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। ये संश्लेषित रेशे छोटी छोटी रासायनिक पदार्थों की इकाइयाँ होती हैं जो कि आपस में मिलकर एक बहुत बड़ी इकाई का निर्माण करती है जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर बेसिकली एक पॉलीमर है या बहुलक है। और बहुलक के बारे में भी हमने ये देखा था कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रकृति में पाए जाते हैं जिन्हें हम प्राकृतिक बहुलक, और जो मानव निर्मित होते हैं उन्हें हम मानव निर्मित बहुलक कहते हैं। तो प्राकृतिक बहुलक के अंदर भी हमने बहुत सारे उसके एग्जाम्पल्स देखे थे, जैसे सेलुलोज हो गया, रबर हो गया। इसके अलावा डीएनए जो होता है बॉडी के अंदर वो भी एक प्राकृतिक बहुलक है। ओके, और इसमें हमने संश्लेषित रेशे जो है वो क्या है, मानव निर्मित बहुलक या संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, उसी का आगे का पार्ट आज हम देखेंगे। तो आज आप जानोगे संश्लेषित रेशों के प्रकार के बारे में। संश्लेषित रेशों के प्रकार में आप देखेंगे सबसे पहले रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक, ये 4 प्रकार के रेशों के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम रेयॉन और नायलॉन के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में स्पेशली हम रेयॉन और नायलॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी का जो पॉलिएस्टर और एक्रिलिक वाला पार्ट है वो हम हमारी आने वाली वीडियोस में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट जो है रेयॉन और नायलॉन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी में से बनते हैं। तो आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं। तो लेट अस बिगिन द चैप्टर। फर्स्ट, रेयॉन। रेयॉन का रेशा जो है उसका एक बहुत बड़ा इतिहास है। क्यों इतिहास है? क्योंकि रेयॉन को हम कृत्रिम रेशम ये भी कहते हैं। एक्चुअल में इसे कृत्रिम रेशम क्यों कहा जाता है? तो देखिए, रेशम कीट से प्राप्त करने वाला जो रेशम है वो बहुत ज़्यादा महंगा है और बहुत ज़्यादा आकर्षक होता है, ठीक है। और चूँकि ये प्राप्त रेशम कीटों से होता है तो ये बहुत उपलब्ध आसानी से नहीं होता है। तो इसका एक पूरा प्रोसेस है, इसका एक पूरा इतिहास है। तो देखिए, जो रेशम है वो रेशम कीट से प्राप्त होता है और इसकी खोज जो है वो चाइना में हुई थी। चीन में लंबे समय तक इसे गोपनीय सुरक्षा में रखा गया था। इस पूरी जो प्रोसेस है रेशम बनाने को, जिसे हम सिल्क कहते हैं, सिल्क का जो प्रोसेस है उसे पूरा गोपनीय रखा गया था, सीक्रेट रखा गया था। सबसे पहले देखिए, जो वहाँ की रानी थी, चीन की रानी, उन्होंने इसे देखा था। सबसे पहले उन्होंने इसके बारे में सबको खोज की थी। शहतूत की जो पेड़ है उसके नीचे बैठकर वो चाय पी रही थी, और ऊपर से जो कोकून था, कोकून का अर्थ हो गया जो लार्वा थे रेशम के कीट के, वो क्या करते हैं, अपने चारों ओर एक कोकून टाइप स्ट्रक्चर बुनते हैं। वो कोकून जो है वो आकर चाय में उनके गिर गया था। तो जो कोकून उसके चाय में गिर गया था वो थोड़ा सा हार्ड हो गया, सॉफ्ट हो गया, और उसमें से बहुत सॉफ्ट और चमकीला मुलायम रेशा निकलने लगा। उसे देखकर उन्होंने सोचा कि इससे हम क्या कर सकते हैं, सिल्क का व्यवसाय कर सकते हैं या रेशम उत्पादन कर सकते हैं। तो बहुत टाइम तक तो ये पूरा प्रोसेस क्या रखा गया, गोपनीय रखा गया। और धीरे धीरे जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई या जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में पता चलता गया, वैसे वैसे रेशम का विकास हुआ। तो देखिए, रेशम बहुत ज़्यादा आकर्षक होने की वजह से क्या हुआ कि इसका उपयोग बढ़ता गया। व्यक्ति बहुत, चूँकि ये प्राकृतिक उत्पाद है और जंतुओं से प्राप्त होता है और इसके प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसकी वजह से ये कपड़ा बहुत ज़्यादा महंगा भी होता है और बहुत
ज़्यादा कह सकते हैं कि उपलब्ध आसानी से नहीं हो पाता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया था। इसीलिए रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के लिए क्या किए गए, बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए। महंगा भी है और आसानी से उपलब्ध भी नहीं होता है, इसीलिए मनुष्य ने क्या सोचा कि इसे कृत्रिम रूप से बनाया जाए, प्रकृति इसका जो प्रोसेस है उसको ईजी किया जाए। तो 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम के समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता हुई और इसे प्लांट से प्राप्त किया गया। बेसिकली जो रेयॉन है वो पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो कच्चा माल उपयोग में लिया जाता है वो पादप उत्पाद है, यानी कि पौधों से प्राप्त किया जाता है। तो पूरी तरह से ये संश्लेषित रेशा नहीं कहा जा सकता है। तो इसका क्या प्रोसेस है, इसका प्रोसेस है कि ये जो है प्लांट यानी कि काष्ठीय लुगदी, पौधों की जो छाल होती है उस छाल में एक सेलुलोज नाम का बहुलक पाया जाता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये सेलुलोज जो है उसी को कच्चे माल के रूप में उपयोग करके और उसी का रासायनिक उपचार करके, यानी केमिकल उसको कन्वर्ट करके, केमिकल रिएक्शन उसको करवा कर फिर उसे क्या क्या प्राप्त किया गया, रेशम के समान दिखने वाला रेशा प्राप्त किया गया, जिसे रेयॉन कहा गया, जिसे हम कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। कृत्रिम रेशम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेशम से सस्ता है, परंतु इसके कुछ गुण जो है वो रेशम के समान ही होते हैं। क्लियर? तो ये है आपके रेयॉन का इतिहास। ओके, अब इसे जानते हैं कि रेयॉन का पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरह से इसको बनाया गया। तो प्लांट से प्राप्त होता है सेलुलोज यानी कि काष्ठीय लुगदी, यानी प्लांट की छाल को जब पानी में भिगो कर रखा जाता है तो उससे एक गाढ़ा घोल प्राप्त होता है, जिसे हम सेलुलोज या काष्ठीय लुगदी कहते हैं। अब ये जो सेलुलोज है उसको साफ करने के लिए उसमें मिलाया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड मिलाने के बाद एक बहुत ज़्यादा गाढ़ा घोल प्राप्त होता है। इस घोल को कहते हैं विस्कोस। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको विस्कोस किसे कहते हैं। तो देखिए, रेयॉन के निष्कर्षण या रेयॉन के प्राप्त करने के प्रक्रम में सेलुलोज को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड जैसे रसायनों के साथ मिक्स किया जाता है तब प्राप्त होता है एक बहुत गाढ़ा द्रव, जिसे हम विस्कोस कहते हैं। और इसी गाढ़े द्रव को महीन छिद्रों में से गुजार कर गर्म तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जब डाला जाता है, ये प्रोसेस सेम वैसा ही प्रोसेस होता है जैसे आप इमेजिन करें कि गरम गरम तेल की कढ़ाई में क्या छन्नी में से जलेबियाँ डाली है तो जलेबियाँ तलती है, उसी प्रकार का ये प्रोसेस होता है। तो गरम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में इस विस्कोस को जब डाला जाता है महीन छिद्रों में से, तब क्या होता है, रेयॉन के पतले रेशे प्राप्त होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चमकदार, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। क्लियर? तो अब आपको रेयॉन का जो निष्कर्षण है, रेयॉन कैसे बनता है, उसका पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया है। ओके, तो देखिए अब रेयॉन की विशेषताएं क्या है, रेयॉन की विशेषता क्या है और रेयॉन का उपयोग क्या है। तो रेयॉन जो है वो रेशम यानी कि कृत्रिम रेशम है। तो कृत्रिम रेशम को बनाया क्यों गया था, क्योंकि रेशम महंगा था। ये रेयॉन क्या है कि रेशम से सस्ता होता है। तो ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये रेशम के समान दिखने जैसा रेशा है, लेकिन ये क्या है, रेशम से सस्ता है और आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। सेकंड, ये रेशा जो है वो आसानी से प्राकृतिक रेशों के साथ मिलाकर इसके कृत्रिम रेशे मिश्रित रेशे बनाए जाते हैं और वस्त्र उद्योग में इसका उपयोग किया जा सकता है। रेयॉन को कॉटन के साथ मिलाकर बेडशीट्स बनाई जाती है और रेयॉन को आसानी से वुल के साथ मिलाकर कारपेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो गलीचे, बेडशीट, पर्दे आदि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसको अनेक रंगों में रंगा जा सकता है। रेशम को कलर्स में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कुछ स्पेसिफिक कलर ही उसके आते हैं, परंतु रेयॉन का जो रेशा है उसे विभिन्न प्रकार के रसायनों द्वारा रंगों में रंगा जा सकता है। क्लियर? तो ये हो गया आपके रेयॉन की विशेषताएं और रेयॉन के उपयोग जो आपको याद रखने हैं। देखिए नेक्स्ट आता है आपका रेशा नायलॉन, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके निकलते हैं। तो नायलॉन जो है वो प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा कहलाता है, क्योंकि इस रेशे के निर्माण में किसी भी प्रकार से पादप उत्पाद का उपयोग नहीं किया गया या पादप से प्राप्त पदार्थों का उपयोग नहीं किया गया। ये पूरी तरह से रसायनों से ही निर्मित होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा कहते हैं। ये मानव निर्मित रेशा है। 1931 में इसे बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल यानी पौधे या जंतु
का उपयोग किए बिना बनाया गया था। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया है। ठीक है, कोयला, जल और वायु से मिलाकर इसको बनाया गया। ये प्रथम पूर्ण संश्लेषित रेशा है। इम्पोर्टेंटली बार बार कह रही हूँ, आपको याद रखना है। ठीक है, नायलॉन रेशा जो है ये बाद में इसे धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी या केमिस्ट्री के बारे में लोगों को नॉलेज हुई, तो उसके बाद इसे एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाईएमीन के बहुलकीकरण द्वारा प्राप्त किया गया। नायलॉन 66 एक वैरायटी है नायलॉन की ही, जो बहुत ज़्यादा एडवांस वैरायटी है, और उसका बनाने के लिए एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, आपको नाम दोनों याद रखने हैं, इन दोनों को मिलाकर और इनका बहुलकीकरण करके नायलॉन 66 का निर्माण धीरे धीरे किया गया, जो कि बहुत हायर क्वालिटी का नायलॉन होता है। ओके, अब नायलॉन की विशिष्ट गुण या विशेषताएं क्या होती है? तो देखिए, नायलॉन का रेशा बहुत ज़्यादा प्रबल है। प्रबल का मतलब आप समझते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ये स्टील वायर जो आता है, जो कि ज़्यादातर आरसीसी के लिए उपयोग में लिया जाता है, उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंथ देने वाला ये वायर है। ओके, तो नायलॉन बहुत ज़्यादा प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है। प्रत्यास्थ का मतलब इसकी इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी आप इसको खींच सकते हो इजीली, खींचने पर और वापस छोड़ने पर ये अपने शेप में वापस आ जाता है। ठीक है, तो नायलॉन का रेशा जो है वो प्रबल है, प्रत्यास्थ है, यानी इसमें इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा, और साथ ही साथ ये हल्का भी है। ये बहुत ज़्यादा हल्का है। हल्का होने के कारण ही इसे पर्वतारोही जो होते हैं वो अपने पर्वतारोहण के लिए रस्सियों के रूप में नायलॉन की रस्सियों का उपयोग करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्का होता है, वेट नहीं लेता, इसलिए इजीली इसको लेकर आसानी से चला जा सकता है, और मजबूत होने के कारण ये आसानी से फटता भी नहीं है। ओके, साथ ही साथ ये चमकीला होता है, अलग अलग कलर में आता है, बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, धुलने में सुगम होता है, यानी कि दाग धब्बे इस पर चिपकते नहीं हैं। ओके, कपड़ों के निर्माण में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है। साथ ही साथ इस पर रिंकल नहीं पड़ते, यानी कि इसमें सिलवटें नहीं पड़ती, इसलिए इसको आयरन की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत सपाट होता है। सपाट का मतलब एकदम सीधा साधा, आप इसको धोने के बाद छोड़ दो तो ये वापस वैसा का वैसा हो जाता है, इसी वजह से इस पर रिंकल नहीं पड़ते, तो उसको प्रेस की आवश्यकता नहीं होती है। तो बहुत ज़्यादा फायदे वाला ये रेशा है। ओके, अब देखिए इनके उपयोग क्या है। तो नायलॉन गियर जो आती है आजकल, जो वाहनों में जो गियर लगते हैं उसके अंदर नायलॉन का ही रेशा डाला जाता है। नायलॉन के टेंट बनाए जाते हैं, स्लीपिंग बैग बनाए जाते हैं, हाई क्वालिटी नायलॉन से पैराशूट का वायर भी बनाया जाता है, प्लस पैराशूट का जो कपड़ा होता है वो भी नायलॉन का होता है। इसी के साथ साथ अम्ब्रेला यानी छाते का उपयोग मोजे जुराबे बनाने के लिए भी नायलॉन का उपयोग करते हैं। पर्वतारोहियों के बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, उनकी जो रस्सियाँ होती है वो नायलॉन की बनी होती है। इसके अलावा जो आपके ब्रश के जो बाल है, याद रखना, आपके टूथब्रश के जो बाल है, टूथब्रश का हैंडल नहीं, टूथब्रश का बाल, तो जो हेयर है टूथब्रश के वो किसके बने होते हैं? नायलॉन रेशे के बने होते हैं। तो नायलॉन रेशा जो है बहुत ज़्यादा मजबूती देने वाला रेशा है। अब इसकी मजबूती इतनी ज़्यादा होती है, उसको किस प्रकार से हम नायलॉन की प्रबलता को चेक करने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, एक आयरन स्टैंड लेना है और स्टैंड पर एक धागा बांध देना है। ओके, ये जो धागा है वो आप डिफरेंट टाइप का लोगे। ये धागा आप नायलॉन का लोगे, सिल्क का लोगे, वुल का लोगे, कॉटन का लोगे, अलग अलग प्रकार के आप धागे लोगे, क्योंकि इन्हीं धागों की स्ट्रेंथ आपको चेक करनी है। ओके, अब इस धागे की सहायता से, जो भी धागा आप ले रहे हो उस धागे की सहायता से नीचे की ओर आप एक प्लेट बांधेंगे और उस प्लेट पर आप वेट डालते जाएंगे, तराजू के तरह आप उसमें वेट डालते जाएंगे। ओके, तो जैसे जैसे आप वेट डालते हैं वैसे वैसे आप देखोगे उस वेट का नाप आप नोट करते जाइए और उस धागे की टूटने तक का इंतज़ार कीजिए। ठीक है, आप धागा सबसे पहले आपने ले लिया कॉटन का धागा। ओके, सबसे पहले आपने लिया कॉटन का धागा। अब कॉटन का धागा लेकर आप इस प्लेट में वेट बढ़ाइए, बढ़ाते जाइए तब तक जब तक कि ये धागा टूट ना जाए, और इस वेट को आप नोट कर लीजिए। ओके, वेट को आपको क्या करना है? नोट करना है। तो आप इस वेट को नोट कर रहे हो, उसके बाद सेम यही प्रोसेस आपको बाकी के जो धागे हैं उनके साथ भी दोहराना है। नायलॉन थ्रेड लेते हो, वूल का थ्रेड लेते हो, सिल्क का थ्रेड लेते हो, यही प्रोसेस आपको दोहराना है। और जो वेट आप ले रहे हो वो कंटिन्यूअसली आपको काउंट करते रहना है जब तक कि धागा टूट ना जाए। ओके, तो ऑब्जर्वेशन में आप क्या देखोगे? आप देखोगे कि कॉटन जो है वो
कम मजबूत, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ कम होती है क्योंकि वो ज़्यादा वेट सहन नहीं कर सकता। वुल भी ज़्यादा वेट सहन नहीं कर सकता, सिल्क भी थोड़ा बहुत ज़्यादा वेट इससे इनकी अपेक्षा से थोड़ा सा ज़्यादा सहन करता है, लेकिन जो नायलॉन है वो बहुत ज़्यादा वेट सहन कर सकता है और बहुत टाइम बाद टूटता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नायलॉन का रेशा बाकी के रेशे से बहुत अधिक प्रबल होता है। ओके, तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे नायलॉन और रेयॉन के बारे में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिएस्टर और एक्रिलिक के बारे में। साथ ही साथ हम देखेंगे संश्लेषित रेशों के गुणधर्म क्या होते हैं, संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशों में क्या डिफरेंस है और कौन ज़्यादा बेटर है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और हम देखेंगे प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक के बारे में पूरी स्टडी हम आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। अगर मैं इस पूरी वीडियो को एक ही वीडियो में या 2 वीडियो में कवर करती तो आपका ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और फिर आपको हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं कम कम टॉपिक लेकर ही आपको पूरा ये चैप्टर क्लियर करूँगी, ताकि आपके कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और अच्छे से चैप्टर आप एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकें। ओके, चलिए तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो देखिएगा ज़रूर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड गुड डे।